हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी जिराफ और ऑप्शन डी शार्क। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस रद्द। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन का मामला, हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को रद्द कर दिया है। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% कमीशन वाले कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। करप्शन रेट कार्ड वाले इस विज्ञापन को राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद भाजपा के नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा के नेताओं पर सरकारी ठेकों से 40% कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाया था। असम विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग संभव। बीजेपी कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन से अपील, तारीख बिहू के आसपास हो। असम में अगले महीने के पहले हफ्ते यानी 4 से 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग हो सकती है और सभी 126 सीटों के लिए एक या अधिकतम 2 फेज में वोटिंग होने की संभावना है। भाजपा, कांग्रेस समेत राज्य की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में इसकी मांग रखी है। पार्टियों ने चुनाव की तारीख बिहू के त्योहार के आसपास रखने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सकें। एआई समिट से होटलों का किराया $6 लाख तक पहुंचा। इवेंट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज शामिल हो रहे हैं। 20 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का असर अब पूरे एनसीआर के होटल किराए पर दिख रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के लग्जरी और बिजनेस होटलों का किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। गुरुग्राम के द लीला एम्बियंस में एक रात का किराया 6,15,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य दिनों के मुकाबले से 3 गुना ज्यादा है। इस मेगा इवेंट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज शामिल हो रहे हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। संसद भवन में शपथ ली। 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री सरकार में शामिल होंगे। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई गई। इनमें एक हिंदू मंत्री भी शामिल हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। राज्य मंत्रियों में से 24 नए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी। इमरान खान के इलाज की मांग। इनमें भारत के 2, पाकिस्तान का कोई नहीं। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर 5 देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है। 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी पर किसी भी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते वसीम अकरम, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी समेत कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान के लिए उचित इलाज की मांग की थी। इमरान खान 1992 में वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान की टीम के हिस्से। पीएम मोदी बोले, हमने भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मैक्रों का मुंबई में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने मैक्रो के साथ मिलकर भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी ने कहा कि आज H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली का उद्घाटन इसी कोशिश का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस की पार्टनरशिप सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप है। 2026 में भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील किया था। ये डील फ्रांस के साथ रिश्तों को भी आगे बढ़ाएगी।
ट्रंप बोले, ईरान के साथ बातचीत में इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा। पिछले साल परमाणु ठिकानों पर बमबारी से इन्हें अक्ल आई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में इनडायरेक्ट रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। ये बयान ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की बातचीत से पहले आया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई और इससे पहले ओमान में 6 फरवरी को पहली बैठक हुई थी। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स परेशान, घंटों कतार में खड़े रहे, कुछ के सामान भी चोरी। अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पहले दिन हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 फरवरी को कहा कि समिट के पहले दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुटी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। हम लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हैं। समिट के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है। इवेंट के पहले दिन ही 70,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम पहुंचे। अब इंतजाम ठीक है, लेकिन अगर किसी को बीते दिन परेशानी हुई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। घर खरीदने की औसत उम्र 38 से 34 साल हुई। 74% खरीदार 35 साल से कम उम्र वाले जेनजेड नौकरी लगते ही घर लेना चाहते हैं। पहले आम भारतीय परिवार पैसा जमा करो फिर घर खरीदो का नियम मानते थे, लेकिन अब ट्रेंड शुरू हुआ है नौकरी लगते ही घर खरीद लो। देश में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र वाले लोग खरीद रहे हैं और इनमें 32% खरीदार 25 साल से छोटे हैं। घर खरीदने वालों की औसत उम्र 6 साल में 38 से घटकर 34 हो गई है। ये बातें होम लोन एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बेसिक होम लोन के सर्वे घर का सपना कैसे पूरा करता है भारत में सामने आई है। सर्वे के मुताबिक हाई इनकम वाले लोग अपने घर के लिए सालाना कमाई का 50% तक ईएमआई देने को तैयार हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेज प्रोसेसिंग नई उम्र के खरीदारों को आकर्षित कर रही है। हालांकि ये उसी वित्तीय संस्था से लोन लेने पर जोर देते हैं जो कम से कम 50 साल पुरानी और विश्वसनीय हो। राहुल गांधी ने गीग वर्कर से मुलाकात की। बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बोले, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की गीग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यों और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार गीग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें इस अन्याय को नजरअंदाज कर रही हैं। गिग कंपनियों के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीगेशन से मिला था। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है और इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। 12 कस्बों में हिंदू 50% से कम। सीएम धामी बोले, कांग्रेस ने बिगाड़ी डेमोग्राफी। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक प्रकरण के बाद अब प्रदेश में आबादी के संतुलन और अलग अलग समुदायों की संख्या को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उभरते हुए एक अहम मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों में धर्मनगरी हरिद्वार के साथ साथ देहरादून और उधम सिंह नगर के 1 दर्जन कस्बे ऐसे मिले हैं जहां हिंदू ही अल्पसंख्यक बन गया है। यहां मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और हालात ऐसे हैं कि ये आंकड़ा 50% या फिर उससे ऊपर पहुंच गया है। जनगणना के मुताबिक हरिद्वार के पिरान कलियर कस्बे में तो मुस्लिम आबादी 94% है। लखनऊ पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, बैरिकेडिंग पर चढ़े, 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट। अखिलेश यादव बोले, एक पुलिस वाले के सामने 50 लोग खड़े हो जाओ। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई, जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा, मोना समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 1 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। आरएएफ और पीएसी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह सभी को उतारकर बस में ठूस ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गए। अजय राय बैरिकेडिंग से उतरने लगे तो उनका पैर फिसल गया, वे लड़खड़ा गए और पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पंजाब सीएम को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा। खालिस्तानी आतंकवादियों ने बेअंत सिंह जैसा हाल करने की धमकी दी। भगवंत मान अस्पताल में भर्ती। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है।
खालिस्तान समर्थक संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी ने प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी दी है कि सीएम मान को भाई दिलावर सिंह के वारिसों ने पोलेनियम से संक्रमित किया है। अगर वे बच गए तो उनका पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। सीएम मान मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने इस अस्पताल समेत 16 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। हिमंता बोले, गोगोई का केस सबूत समेत केंद्र को भेजा, दावा। कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान की यात्रा की, उनकी पत्नी ने भारत की जानकारी शेयर की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े हुए कथित पाकिस्तान लिंक के मामले में जांच अब केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़े हुए सभी सबूत केंद्र को सौंप दिए हैं और अब केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ लोगों से संबंध रहा है और ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि गोगोई ने पाकिस्तान की यात्रा की और वहां के कुछ लोगों से संपर्क रखा। अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच में एएआईबी जुटी, डीजीसीए बोला डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा मिला, भतीजे रोहित ने साजिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना ब्यूरो यानी एएआईबी को सौंपी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में लियर जेट 45 VTSS के विमान क्रैश की जांच एएआईबी कर रहा है, जो दुर्घटना और घटना जांच नियम 2017 और ICAO NAICS 13 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत की जा रही है। डीजीसीए ने बताया कि प्लेन में 2 फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे, जो हादसे के दौरान लंबे समय तक आग और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहे। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR से सफलतापूर्वक डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। टीचर टीईटी पास करें वरना नौकरी से बाहर होंगे। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद यूपी के 1,86,000 टीचर टेंशन में। हरियाणा सरकार के आदेश ने यूपी के बिना टीईटी पास 1,86,000 शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में राज्य के टीचर्स को मार्च 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET पास करना होगा। ऐसा आदेश 16 फरवरी को वहां की सरकार ने दिया है। कहा गया कि परीक्षा पास न करने वाले लोगों को नौकरी से बाहर किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में चित्रकूट के समाजवादी पार्टी विधायक अनिल प्रधान ने पूछा कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं है उनके लिए सरकार क्या कर रही है। जवाब में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो जजमेंट है वो पूरे देश के लिए लागू है। यूपी सरकार इसके लिए रिव्यू में चल रही है। बिहार में मैट्रिक एग्जाम, परीक्षा हॉल से फेसबुक लाइव, मोबाइल बैन था। 7 शहरों में गेट फांदकर पहुंचे लड़के लड़कियां, एंट्री नहीं मिलने पर रोते दिखे। बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है और इसके लिए 1699 सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 15,12,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। सिवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। दारोंदा प्रखंड के गोरखनाथ ITI कॉलेज के डायरेक्टर ने परीक्षा केंद्र के अंदर से फेसबुक लाइव कर दिया और सेंटर के अंदर मोबाइल बैन था। SDM अनीता सिन्हा ने कहा कि वीडियो परीक्षा शुरू होने से पहले का है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वीडियो किसी परीक्षार्थी ने नहीं बल्कि ITI के डायरेक्टर ने बनाया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा मानकों और गोपनीयता नियमों के उल्लंघन का मामला गंभीर है और इसके लिए डायरेक्टर सुनील के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज का सुविचार, कभी आपके माँ बाप आपको डांट दे तो बुरा ना मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर वे नहीं डांटेंगे तो आखिर कौन डांटेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।